हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं, घटनाएं हैं, ठीक है, आज उनके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप सब थंबनेल में देखे हैं, लगभग 20 से प्लस टॉपिक है इसमें। तो आपको बता दें, यदि कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या क्रांतिकारी आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबका इससे बढ़कर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इसमें इतना अच्छे से कवर किया गया, सब आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब पूरे मैराथन को ज़रूर देखें और एक बार पीडीएफ आप सब लेकर के और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, जो पेट है यूपी त्रिपासी का, यहाँ पर तो टॉपिक है दे दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और सेम टू सेम टॉपिक ऐसे आपका बीपीएससी टीआरई में भी दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो बाकी यहाँ तो क्लियर है, बाकी हर एग्जाम में आता है यहाँ से, आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन से। तो आप सब समझ सकते हैं कितना ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा, ठीक है। तो आज इसी फॉर्मेट में पूरा आप सबको क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे से सेट है, सब अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो इसमें देखिए हम सब देखेंगे क्रम वाइज से, ठीक है। आप सब खाली एकदम समझते चलिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है हम सब 3 चरणों में पढ़ेंगे। तो 1885 से जब कांग्रेस का गठन हुआ था तब से, और 1947 जब आज़ाद हुआ भारत तब तक हम सब देखें जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे सब के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आप सबको मज़ा भी आ जाएगा, एक आप सबके शरीर में एकदम एनर्जी भी आ जाएगी जब हम सब भगत सिंह सुखदेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको 3 चरणों में बांटेंगे, भारतीय राष्ट्र 3 चरणों में। एक है आपका उदारवादी चरण, ठीक है, एक है उग्रवादी चरण, और एक है गांधीवादी युग। तो इनको हम 3 चरणों में डिवाइड किए हैं, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चरण, ठीक है। उदारवादी पहले पढ़ेंगे, फिर उग्रवादी, फिर गांधीवादी। गांधीवादी जो 1947 से माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सब आप सब थंबनेल में भी देखे होंगे टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है। यहीं से भी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1945। कभी कभी तो यही पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। अभी ये सब आपका हिस्ट्री है, इसी के बारे में आप सबको अंदर पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे आपको रटा देंगे कब हुआ था कब नहीं, नहीं, इसके बारे में अंदर पढ़ना डिटेल में। जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था ना, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग बना था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाता है। देखिए ये 1885 और छोटे छोटे एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था ना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है। 1909 में क्या बना था? मार्ले मिंटो सुधार। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और 1915 में गांधी जी ने अफ्रीका से कहाँ थे? इंडिया आए थे, ठीक है। और देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी वाला हो, टीआरई वाला, चाहे यूपी त्रिपल का पेट का हो, ठीक है। तो इसमें इसम की अध्यक्षता कौन किए थे? मजूमदार जी ने किए थे ना, सब डिटेल में देखेंगे। होम रूल आंदोलन कब बना था? 1916। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। बहुत बार यूपी के एग्जाम में भी पूछा गया। अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1918 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट कब आया था? इसी को तो काला कानून बोलते हैं, 1919 में आता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है तो आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कब हुआ था? 1919 में, ठीक है।
और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और असहयोग आंदोलन कब आता? 1920 में। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1922 में। इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। और स्वराज पार्टी कब बना था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बना था ना, 1923 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। 1928 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? देखिए, तो बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया नेहरू रिपोर्ट कब आया था, कोर्ट में पूछता है, 1928 में। और जीना ने 14 सूत्री कार्यक्रम कब रखा था? जिन्ना, ठीक है, जिन्ना, है ना, 1928 में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट। दांडी मार्च भी 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और गांधी इरविन समझौता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1931 में। और पूना पैक्ट, पूना समझौता कब हुआ था? नेहरू और गांधी जी के बीच में, 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे एग्जाम में जैसे पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस, मतलब जो भी छोटे एग्जाम में सब खूब पूछा जाता है। और तीसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। भारत शासन अधिनियम कब आता? 1935 में। ठीक है। और भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1939 में। अगस्त प्रस्ताव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में आया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 1940 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगला क्या है? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट। माउंटेबन योजना कब आया था? 1947 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारत का स्वाधीनता अधिनियम कब आया था? 1947 में। और देशीय रियासतों का विलय कब किया गया था? 1947 में ही। ठीक है। तो आज इसमें भी देखिए बहुत सारे एग्जाम होंगे ना, जो इसी में से आपका क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये आपको केवल टॉपिक दिखा रहे हैं, सब आप सबको याद भी होना चाहिए, ये जो सन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ से आप सबका शुरू होता है धीरे धीरे। आप सब आराम से देखिए, पढ़िए, आप सबको 100% एकदम समझ में आएगा, एकदम पूरा आप सबको मज़ा आ जाएगा। ऐसा आप सबको जैसे लग रहा है रियल में युद्ध ही हो रहा है। ठीक है, फीलिंग आपको आएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के 2 चरण में, केवल क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। कितने चरण में देखेंगे? 2। प्रथम चरण में हम देखेंगे 1905 से लेकर 1915। और दूसरे चरण में हम देखेंगे 1924 से लेकर 1946। एक क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, तो यह है अपनी मांगों, जो क्रांतिकारी लोग थे, ये देखिए क्रांतिकारी है ना, इनके बारे में बताया गया है। क्रांतिकारी क्या होते, किसे कहते क्रांतिकारी? तभी तो क्रांतिकारी से ही तो क्रांतिकारी आंदोलन आया था। मतलब क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया था उसी तो क्रांतिकारी आंदोलन बोलेंगे। तो सबसे पहले क्रांतिकारी समझ लीजिए, क्रांतिकारी लोग कौन थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर कई लोग की आप सबको एक्सप्लेन मिलेगा क्रांतिकारियों से। तो क्रांतिकारी की यहाँ पर देख लेते हैं कि क्रांतिकारी थे कौन। ठीक है, तो क्रांतिकारी क्या कहते थे कि ये अपनी मांग लड़ करके पूरा करवाना चाहते थे। ठीक है, जैसे मान लेते तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, वो उनके सामने क्या कहते थे, अपनी मांग को लड़ करके, बम गोला फोड़ करके, है ना, इन सब के माध्यम से अपना काम पूरा करवाते थे। ठीक है, क्रांतिकारी लोग। और ये हिंसात्मक आंदोलन, जैसे कभी कभी लूट होता था, हत्या भी कर देते थे, बमबारी भी, जैसे लूट मतलब आपको पढ़ाएंगे ना, जो ट्रेन को लूटे थे वो सब। ठीक है, चौरी चौरा कांड है, हत्या के बारे में आ गया। बमबारी, जैसे दिल्ली पर भी विधानसभा में बमबारी किए थे ना। और गुप्त संस्था भी चलाते थे, है ना, जैसे जेपी नारायण हो गया, है ना, खजाना को लूटते थे, है ना, जैसे ट्रेन को लूट लिए थे। ठीक है, तो ये सब काम कौन करते थे? क्रांतिकारी लोग करते थे ना।
और ये लोग जान पर खेल करके भी देश के आज़ाद कराना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर वो बमबारी करते हैं, ठीक है, किसी की हत्या करते हैं, लूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जान का भी तो खतरा तो होगा ही। मतलब ये सब किसी भी हद तक जा सकते थे, भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है। और मातृभूमि को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराना चाहते थे, इनका उद्देश्य था, ठीक है। ये सब खास बात किसकी थी? क्रांतिकारी। और क्रांतिकारी लोग जो भी आंदोलन करते थे उनको क्या बोला जाता था? क्रांतिकारी आंदोलन। तो आशा करते हैं क्रांतिकारी कौन थे, है ना, ये आपको अब समझ में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक आ जाएगा कि क्रांतिकारी की खास बात क्या थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नरमपंथी लोग। कई प्रकार के विचारधारा के लोग थे, ठीक है, नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी। क्रांतिकारी लोग के बारे में तो आप सब समझ गए हैं, ठीक है। अब नरमपंथी की बात कर लें, जैसे गांधी जी, है ना, ये क्या करते थे? संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरा करते थे। मतलब नरमपंथी लोग क्या करते थे कि किसी से ना तो झगड़ा लड़ाई, ना तो आंदोलन, है ना, इन सब के माध्यम से ये सब अपनी विचारधारा को नहीं रखते थे, ठीक है। ये सब संवैधानिक तरीके से जो रीति था, जो नियम था, जो कानून था, उनके हिसाब से अपनी मांग को रखते थे। तो जाहिर सी बात है, तो इतना आसानी से तो अंग्रेज सुनने वाले नहीं थे, है ना, अगर इतना सहानुभूति दिखाएंगे, ठीक है। तो नरमपंथी लोग कहलाए थे। और गरमपंथी लोग कौन थे? जो सक्रिय आंदोलन, बहिष्कार, जुलूस, रैली द्वारा अपनी मांग को पूरा करते थे। मतलब ऐसे लोग जो आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन, और बहिष्कार करते थे, वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, सरकारों का बहिष्कार करते थे ना, और जुलूस और रैली के माध्यम से जो अपनी निकालते थे। तो जाहिर सी बात है, जब रैली जुलूस बहिष्कार करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। जो दबाव बनेगा तो ज़्यादा सरकार उनकी बात को क्या करेगा? मानेगा, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते थे? गरमपंथी विचारधारा के लोग, ठीक है। और क्रांतिकारी लोग तो आप सबको बता दिए, ये हिंसात्मक आंदोलन द्वारा देश को आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक है। जैसे लूट हो गया, दंगा हो गया, हत्या हो गया, बमबारी हो गया, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्रांतिकारी लोग। तो आप सबको समझ में आ गया होगा तीनों नाम, नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप, ठीक है। अभी आपको बताए थे कि जो आंदोलन का स्वरूप 3 चरण में इसको देखेंगे। 1885 से जब कांग्रेस का गठन हुआ था, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। यहीं से तो आपका क्वेश्चन बनता है, इसी के बीच में बनता है। तो ये तो देखिए, आप सबके टॉपिक में एक खुद मेंशन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो जहाँ मेंशन है उसके लिए तो ये रामबाण होगा, बाकी जहाँ मेंशन नहीं है वहाँ भी तो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम टपका देता है, ठीक है। तो इसके बारे में 3 चरण में आपको पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पहले भी बता देते, एक था उदारवादी चरण, एक था उग्रवादी चरण, और एक था गांधीवादी चरण। 3 चरण आपको पहले इसका बता दिए थे। उदारवादी जो चरण माना जाता है ना, 1885 से 1905 तक, ये जो कार्यकाल था, ये जो समय था, ड्यूरेशन था, इसको किस नाम से जाना जाता था? उदारवादी। उग्रवादी का कार्यकाल क्या था, समय क्या था? 1905 से लेकर 1919, ठीक है। और 1919 से 1947 तक कौन सा चरण आ गया? गांधीवादी। आप जानते हैं कि इसके दौरान गांधी जी ने खूब आंदोलन चलाया, है ना। तो जैसे बात है, तो 1947 तक गांधीवादी चरण बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। उदारवादी चरण में कौन कौन शामिल थे? उदारवादी लोग कौन थे, ठीक है, उग्रवादी लोग कौन थे, और गांधीवादी के विचारधारा के लोग कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले उदारवादी देखते हैं। उदारवादी मतलब उदारवादी लोग कौन थे? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये उदारवादी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी कौन थे? उदारवादी लोग थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, ये सब कौन थे? उदारवादी लोग, ठीक है। और इनका क्या खास बात था उदारवादी लोगों का, कि ये अपनी मांग को याचना के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मतलब रिक्वेस्ट करते थे कि साहब ये हमारी बात मान लीजिए, ऐसे करते थे, है ना। मांग पत्र, याचना या प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते थे। उदारवादी लोग याचना करते थे ब्रिटिश सरकार से कि ऐसे एक काम ऐसे होना चाहिए, एक काम ऐसे कर दीजिए, है ना। तो एक क्वालिटी किसके अंतर्गत थी?
उदारवादी लोगों की। मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन नहीं करते थे। भाई उदारवादी लोग थे, ऐसा थोड़ी नहीं मान लेते हैं गवर्नर ने बात इनका नहीं माना तो पता चले किसी की हत्या कर दे, हिंसा कर दे, आंदोलन करते। ये सब उदारवादी लोग नहीं करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, क्राउन के राजभक्त थे। क्राउन के राजभक्त मतलब ब्रिटिश शासक के राजभक्त आप कह सकते हैं। ठीक ठीक है, उनके अनुसार ही चलते थे। और इनका उद्देश्य क्या था, जैसे कोई बड़ा इनका उद्देश्य नहीं होता था, केवल क्या होता था जो भी मतलब इनको जो मतलब उचित नहीं होता था, इसको क्या कहते थे, अंग्रेजों के माध्यम से केवल सुधार चाहते थे कि ये मतलब हम सब के लिए उचित नहीं है, इसमें कृपा करके थोड़ा क्या कर दीजिए, सुधार कर लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे। ये सबका मत था ना कि जो भारत का विकास हो मतलब अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत ही हो। एक इसकी विचारधारा थी, उदारवादियों की विचारधारा थी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे ये सब। ठीक है, तो देखिए जब आप सब हाई लेवल एग्जाम में बैठते हैं या जब एग्जामिनर लो लेवल का जब पेपर कठिन बना देता है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट डाल देगा कि किसकी विचारधारा थी। ठीक है, तो आप सब जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप सबने पढ़ा कि उदारवादी लोग की क्या विशेषता थी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि उग्रवादी, जो उग्रवादी लोग थे उनकी क्या विचारधारा है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक मिनट। तो उग्रवादी लोग के जो ड्यूरेशन क्या था, समय 1905 से 1919। अब इनकी क्या खास बात है कि जो उग्रवादी पंथी के लोग थे उनकी क्या खास बात है। उग्रवादी पंथ के लोग में कौन आते हैं, लाला लाजपत राय, है ना। तो जिनको क्या अभी अब सब आगे पढ़ेंगे, इनको लाठी से मार मार के इनकी हत्या कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस इसमें भी आते हैं, अरविंद घोष, ये सब कौन थे, उग्रवादी लोग थे। ठीक है, विचारधारा के लोग थे। इनकी खास बात क्या थी कि ये अपनी मांग को पूरा करने हेतु भारी आंदोलन और बहिष्कार, हड़ताल, जुलूस का सहारा लेते थे। ठीक है, लेकिन अहिंसात्मक रूप से, मतलब ये सब मतलब अपनी बात को लागू करवाने के लिए आंदोलन भी करते थे। ठीक है, बहिष्कार भी करते थे। कौन, उग्रवादी लोग। ठीक है, और इनका मेन मकसद क्या था, स्वराज। मेन मकसद क्या था, स्वराज। ठीक है, आगे देख लेते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी के अंतर्गत 1919 से 1947 माना जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं और महात्मा गांधी। आप सब तो इनको तो जानते होंगे। ठीक है, ये सब क्या करते थे कि सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर आधारित इन सब का डिमांड था। अपनी बात को मनवाते थे। ठीक है, और अहिंसात्मक आंदोलन से अपनी मांगों को पूरा करते थे। ठीक है, कौन, गांधीवादी लोग। तो आशा करते हैं तीनों आपको सब समझ में आया होगा, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तीनों का ड्यूरेशन आप सब पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और एक बार देखेंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रांतिकारी लोग क्या थे, आपको आगे भी बताए थे, फिर से आप सब एक बार समझ लीजिए। ठीक है, आप सबको अब याद हो गया होगा क्रांतिकारी आंदोलन क्या था, क्रांतिकारी लोग क्या थे। फिर से देख लीजिए। अब इन सब के अतिरिक्त तीनों चरण के अतिरिक्त, है ना, जो हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार द्वारा नहीं मानने पर हिंसात्मक का साथ लेते थे। मतलब अगर जुलूस, बहिष्कार और हड़ताल नहीं मानते थे, जैसे तो कुछ लोग थे ना, क्या कर लेते थे, किसी की हत्या कर देते थे, आगजनी कर देते, आग लगा देते थे, बम गोला ये सब दागते थे, हत्या करते थे। इन सब का सहारा कौन लेते थे, क्रांतिकारी। ठीक है, जो सहारा लेते थे उनको क्या कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। ठीक है, तो ये तीनों से हटकर है। और क्रांतिकारी में जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, ये सब क्या थे, क्रांतिकारी लोग थे। तो आगे क्या है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है,
सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। विशेषकर चित्तपावन ब्राह्मण में शिवाजी और साहू पेशवा के वंशज ने शुरू किया था, ठीक है। अतः चित्तपावन ब्राह्मण, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, चित्तपावन ब्राह्मण थे, ठीक है। अब देखिए, क्रांतिकारी जो आंदोलन था इसका सर्वाधिक जो प्रभाव देखा गया था ना बंगाल में। शुरू सबसे पहले कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया? बंगाल में, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ सब क्रांतिकारियों का क्या था? प्रभाव था, ठीक है। और क्रांतिकारी आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी चित्तपावन ब्राह्मण से संबंधित थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। और बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत किया और 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये दोनों, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव कब हुआ था? आपको सन याद होनी चाहिए, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बारे में भी आगे डिटेल देखेंगे, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो महाराष्ट्र में देख लेते क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। एक आंदोलन था रामोसी आंदोलन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? फड़के आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था? 1879 में, 1879 में, ठीक है। एक क्या था? रामोसी आंदोलन किसानों का एक समूह था, ठीक है। किसानों के द्वारा आप कह सकते हैं किया गया आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के साहब थे, ठीक है। और यही जो है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो है यही, यह प्रथम सशस्त्र आंदोलन था। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि भारत का पहला सशस्त्र आंदोलन कौन था? तो फड़के आंदोलन या रामोसी आंदोलन, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। इस आंदोलन में वासुदेव बलवंत फड़के पकड़े गए, ठीक है। जब ये आंदोलन हुआ तो किसको पकड़ा गया? वासुदेव बलवंत फड़के साहब को, और इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको सजा हो गई, ठीक है। और इनके जो वकील थे ना, गणेश शंकर वासुदेव जोशी थे। जो वासुदेव बलवंत साहब फड़के का जो वकील बनाए गए थे, कौन थे? गणेश शंकर वासुदेव ठीक जोशी थे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है तो इतना डीप में आप सबको पढ़ा देंगे ना कि स्टोरी नुमा आप सबको याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक घटना आती है ब्याहमंडल की, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ब्याहमंडल कब बना था? ये आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ब्याहमंडल कब बना था? 1896-97 में, ठीक है। और ब्याहमंडल की अगर हम स्थापना की बात करें तो चापेकर बंधुओं ने किया था। कौन? ये सब देखिए आप सब नाम ये सुने होंगे, सुना आप सबको लग रहा होगा ना। तो जो भी एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है वो भी कम से कम 1-2 बार देखेंगे, उनको याद हो जाएगा। जैसे जो पेट आप सब दूसरे तीसरे बार दे रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लिए तो एकदम रामबाण होगा, ठीक है। ऐसा उनको स्टोरी एकदम लग रहा होगा जैसे कोई पिक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ब्याहमंडल की स्थापना कौन की थी? चापेकर बंधुओं ने। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन भी था ब्याहमंडल, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या होता था? अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण कराया जाता था। तो ब्याहमंडल में क्या होता था? जो भी क्रांतिकारी लोग थे या भी जो भी लोग थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, अस्त्र शस्त्र चलाना कैसे चलाया जाता था, है ना। और इसकी स्थापना कौन किया था? चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु में कौन कौन थे? बालकृष्ण हरि चापेकर, ठीक है, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव चापेकर। ये तीनों नाम आप सबको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर, वासुदेव ये सब किस संगठन से जुड़े हैं? तो आप बताएंगे ब्याहमंडल से, ठीक है। चापेकर बंधु किस संगठन से जुड़े थे? ब्याहमंडल से, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सबको समझाने का मकसद है कि आप सबके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ओके। इसी समय अब देखिए, इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 महोत्सव शुरू किया था। कब? जब ब्याहमंडल का शुरुआत हुआ था, ठीक है। कौन से 2 महोत्सव था? आपको आगे भी ऊपर बताए थे। 1893 में गणेश महोत्सव शुरू किए थे
और 1895 शिवाजी महोत्सव। ठीक है, आपसे पूछा जाता है किस समय शुरू होते थे, जब व्यामंडल की स्थापना हो रही थी तभी। अब देखिए, व्यामंडल के सदस्यों के द्वारा मुंबई में स्थापित संप्र समा सांप्राथमिक, एक मिनट देखिए, मुंबई में स्थापित स्मारक का प्रतीक महारानी विक्टोरिया, आप केवल ये मुझे लग रहा थोड़ा मिस्टेक हो गया, महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर अलकतरा पोत कर गुस्सा प्रदर्शित किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यामंडल के जो सदस्य थे ना, किसकी तस्वीर पर अलकतरा पोते थे, ना। अलकतरा मतलब जो रोड बनता नहीं है गिट्टी वाला, जो काला काला होता है, वही अलकतरा होता है ना। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर अलकतरा पोते थे। कौन से किसके सदस्य थे, तो आप बताएंगे व्यामंडल के सदस्य थे। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, ये भी आप सबको क्वेश्चन के भांति आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप सबने इसको समझ लिया, ठीक है, कि स्थापना हुआ था। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, व्यामंडल के सदस्य द्वारा अगली घटना कौन सी किया गया, रेंड और आयस्ट की हत्या। पहली घटना क्या हुआ था कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उनकी मूर्ति पर अलकतरा पोत कर गुस्सा प्रदर्शित किए थे। ठीक है, और दूसरी घटना क्या थी इसके बाद, रेंड और आयस्ट की हत्या। अब इसका स्टोरी देखिए, कितना मज़ेदार स्टोरी है। तो रेंड और आयस्ट की हत्या किस संगठन के लोगों ने किया था, व्यामंडल के सदस्यों ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेंड और आयस्ट की हत्या पूछा जाता है, तो रेंड और आयस्ट की हत्या कब हुआ था, 1897 में। ठीक है, उस समय पुणे में प्लेग फैला था। अब इसकी हत्या क्यों हो गई, क्यों किया गया था, है ना, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो उस समय पुणे में क्या फैला था, एक रोग था। कौन सा रोग था, प्लेग। कभी कभी पूछा जाता है ना। अब प्लेग जो रोग फैला था ना, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई ना, जिसका नाम था प्लेग जांच समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, रेंड, और उपाध्यक्ष कौन थे, आयस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि जब ये जांच हो रहा था इस घटना की, तो इनके द्वारा ना जो महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया था। ठीक है, जांच के नाम पर महिलाओं के साथ क्या किया गया था, अभद्रता किया गया था, जिसके द्वारा ये जो संगठन थे, जो व्यामंडल के सदस्य थे, इनको गुस्सा आ गया था। ठीक है, हम जायज़ बात है, जब गुस्सा आएगा तब क्या होगा, आप सब आगे देखिए। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी 2 पत्रिका से क्रांतिकारी विचारधाराओं को लिखते हैं। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक की बहुत इम्पोर्टेंट किताब थी। एक था मराठा, जो कि अंग्रेजी में लिखे थे, एक था केसरी, जो कि मराठी में लिखे थे ना। और केसरी में ही ध्यान दीजिएगा, ये जो रेंड की हत्या हुआ था ना, केसरी में ही बाल गंगाधर तिलक ने लिखते हैं कि जांच के बहाने हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। किस पुस्तक में बोले थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने, केसरी में। ठीक है, और शिवाजी महोत्सव में क्या बोले थे कि सही उद्देश्य से किया गया हत्या गलत नहीं है। ठीक है, शिवाजी महोत्सव के दौरान इन्होंने कहा था कि जो हत्या किया गया था ना, अगर सही उद्देश्य से किया गया है तो हत्या गलत नहीं है। ठीक है, इस विचारधारा से प्रभावित होकर, अब मतलब इनके विचारधारा से क्या हो गया, व्यामंडल के सदस्य प्रभावित हो गए, एक्साइटेड हो गए। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, रेंड और आयस्ट की हत्या कर दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखिए, आप कह सकते भड़काऊ चीज़ें बोल दिए थे ना, आप कह सकते क्रांतिकारियों में आग लगा दिए थे। ठीक है, कि अगर आप सही उद्देश्य से हत्या करते थे तो हत्या गलत नहीं है, और जो मतलब जांच में जो ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, हमारी आत्मा को कुचला गया। ठीक है, क्योंकि हमारी बहनों बेटियों के साथ, माताओं के साथ अभद्रता किया जा रहा था। फिर उसके बाद चापेकर बंधुओं को आया जोश, गुस्सा आया। उसके बाद क्या किया, रेंड और आयस्ट को हत्या कर दिया। ठीक है, कब हत्या किया था, 1897 में। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद चापेकर बंधु फिर गिरफ्तार हो गए। जाहिर सी बात है, हत्या करेंगे तो गिरफ्तार तो होंगे ही। ठीक है, तो चापेकर बंधु गिरफ्तार हो गए, और जो द्रविड़ बंधु ने इनकी मुखबरी किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनकी मुखबरी कौन किया था, द्रविड़ बंधु। और सबसे बड़ी जो बात है ना, ये आपसे पूछा जाता, प्रथम राजनीतिक हत्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी हत्या थी, रेंड और आयस्ट की हत्या।
कौन किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो हत्या किया गया था ना, इसके जो सदस्य थे, ठीक है, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, इन दोनों लोग को फांसी दिया गया। ध्यान दीजिएगा, चापेकर बंधुओं के सदस्य में ये भी तो शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तार करके इनकी क्या हो गई? फांसी हो गई। ठीक है, क्योंकि ये शामिल थे। अब देखिए, गणेश शंकर और रामचंद्र जी, तो व्याम मंडल के सदस्य द्वारा इनकी भी हत्या कर दिया गया था। इन दोनों की हत्या कर दिया गया था। ठीक है, आगे फिर क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक को अपनी क्रांतिकारी भाषण केसरी के लेख और लोगों को उकसाने के आरोप में 18 महीने की जेल की सजा। अभी आपको बताए थे ना कि बाल गंगाधर तिलक जी उसका थे, ठीक है, चापेकर बंधुओं को तभी हत्या किए थे। और किस लेख में बोले थे कि हत्या अगर सही उद्देश्य से किया जाए तो गलत नहीं, केसरी में बोले थे। इसीलिए अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और इनको पकड़ कर 18 महीने की जेल में डाल दिया। ठीक है, इस घटना के बाद बाल गंगाधर तिलक लोकप्रिय हुए और इनको लोगों ने लोकमान्य की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाता किस घटना में बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया, तो आप बताएंगे ये कौन सा घटना था? चापेकर बंधु ने किसकी हत्या किया था? रेंड और आयस्ट की। ठीक है, आगे देखिए, एक संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें 1899 में, कहाँ हुआ था? नासिक में। ठीक है, और कौन के थे? सावरकर बंधु ने किया था। ठीक है, अभिनव भारत का पूर्ववर्ती संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि मित्र मेला किसकी पूर्ववर्ती संस्था है, तो आप बताएंगे अभिनव भारत। पहले अभिनव भारत हुआ करता था, बाद में क्या हो गया? मित्र मेला। क्रांतिकारी युवाओं का एक संगठन था। मित्र मेला क्या था? क्रांतिकारी युवाओं का संगठन। ठीक है, अब देखिए, इसका जो कार्य था और इसका जो उद्देश्य था मित्र मेला का ना, उग्र राष्ट्रवाद फैलाना और लोगों को जागरूक करना, इसका मेन मकसद यही था। ठीक है, आपसे अगर स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा कि मित्र मेला का उद्देश्य क्या था? उग्र राष्ट्रवाद को फैलाना और लोगों को जागरूक करना। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे? गणेश दामोदर सावकर थे, ठीक है, विनायक दामोदर सावकर थे और नारायण दामोदर सावकर। आप कह सकते हैं सावकर बंधु, इसीलिए तो इसको बोला गया सावकर बंधु। ये तीनों लोग किस संस्था से जुड़े थे? मित्र मेला। आप कह सकते हैं अभिनव भारत। ठीक है, और अभिनव भारत की शुरुआत किसने किया था? BD सावकर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वनडे एग्जाम में ऐसे पूछा गया। ठीक है, और इसका नाम कब बदला गया था? 1904 में। एक नाम आप याद कर लीजिए, BD सावरकर ने अभिनव भारत बनाया था। वनडे एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया जाता, अभिनव भारत कौन बनाया था, कब बना था? 1904 में। अब देखिए, अभिनव भारत समिति, एक समिति बनाई गई इसके बाद। उस समिति का नाम क्या था? अभिनव भारत समिति। कब बनी थी? 1904 में। कहाँ बनी थी? नासिक में। ठीक है, इसकी स्थापना कौन किए थे? BD सावरकर। अभी आप सबको ऊपर ही बता चुके हैं। ओके, अब देखिए, पहले फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ते थे। कौन? आगे इन सब का जिक्र अभी होगा। ठीक है, कौन पढ़ते थे? आपको बता दें कि जो अभिनव भारत समिति था ना, एक क्या था? एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इम्पोर्टेंट बहुत। यह संस्था तरुण इटली, जिसको बोलते मेजनी, से प्रेरित थी। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि अभिनव भारत जो समिति, जो संस्था बनी थी, किससे प्रेरित थी, तो आप बताएंगे मेजनी से। ठीक है, और मेजनी की जीवनी कौन लिखे थे? BD सावरकर ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, BPSC में पूछा गया है, मतलब हाई लेवल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, UP 80 में तो इतना डीप अभी तक नहीं जाएगा, बट जिस हिसाब से अभी एग्जाम ले रहा है UP 80 तो पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि मेजनी की जीवनी कौन लिखे थे, तो आप बताएंगे BD सावरकर। ठीक है, अब देखिए, 1906 में BD सावरकर ने स्कॉलरशिप पाकर, किसके माध्यम से? स्कॉलरशिप के माध्यम से लंदन जाकर कानून की पढ़ाई करने चले गए। कहाँ चले गए थे? लंदन। तो पूछा जाता है कि BD सावरकर ने कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो BD सावरकर ने। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था कि 1905 में, 1905 की घटना है, इंडियन होम रूल लीग बना।
तो पूछा जाएगा, ये तो पूछा गया यूपी के एग्जाम में बहुत बार कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। और स्थापना कौन किए थे? श्याम कृष्ण वर्मा ने किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हॉस्टल था, हॉस्टल क्या था? इंडिया हाउस, है ना। और ये अतिथि के लिए था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता था, देखिए क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया हाउस में बी.डी. सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता समर 1857 की रचना किए थे यहीं पर, ठीक है। इसके लेख लिखे थे। और एक पत्र था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसका उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति। भारत से आने वाले लोगों के पढ़ने के लिए 1,000 रुपये की फेलोशिप प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से कितना रुपया दिया जाता था? 1,000। मतलब जो भी भारतीय लोग यहाँ आकर पढ़ते थे, पढ़ते लिखते थे, उनको कितना रुपया दिया जाता था? 1,000 रुपया, ठीक है। आगे क्या है कि पहली बार 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, है ना। कि लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, बी.डी. सावरकर, मदन लाल ढींगरा एक क्रांतिकारी समूह बन गया। मतलब ये जो लंदन में जो था हॉस्टल था, ये धीरे धीरे जब बहुत सारे लोग आने लगे तो एक किसका गढ़ बन गया? क्रांतिकारियों का, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि बी.डी. सावरकर यहाँ से अपनी संस्था अभिनव भारत हेतु हथियार भी भेजते थे। मतलब बी.डी. सावरकर की एक संस्था थी, कौन? अभिनव भारत, 1904 में बना था ना। अपने संस्था के लिए क्या भेजते थे? हथियार, ठीक है। अब अभिनव भारत का नेतृत्व करता गणेश दामोदर सावरकर कर रहे थे, ठीक है। और फिर इसके बाद अभिनव भारत का नेतृत्वकर्ता कौन कर रहे थे? गणेश दामोदर सावरकर, क्योंकि बी.डी. सावरकर कहाँ थे? लंदन में थे, ठीक है। और बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में 1909 में करजन वाइली भारत सचिव का जो बॉडीगार्ड था, उस इंडिया हाउस के जासूसी करने के कारण मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दिया था। ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, ठीक है। तो बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में किया गया था 1909 में। आपसे यही पूछा गया था टीआरई में कि करजन वाली की हत्या कौन किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। और करजन वाली कौन था? भारत का जो सचिव था, उसका बॉडीगार्ड था, है ना। ये गया था इंडिया हाउस की क्या करने के लिए? जासूसी करने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि जो इंडिया हाउस था क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था, है ना। तो एक गया था उसकी जासूसी करने के लिए, और इसका मुलाकात हो गया मदन लाल ढींगरा से, और इसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया, ठीक है। अब देखिए टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या होता था कि 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और बी.डी. सावरकर को आजीवन कारावास हुआ, ठीक है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। इसके बाद इंडिया हाउस धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट। आगे क्या है? अगला घटना नासिक संयंत्र जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नासिक संयंत्र के बारे में देख लेते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। बी.डी. सावरकर द्वारा 20 ब्राउन पिस्तौल और कारतूस इंडिया हाउस के बावर्ची जो थे, ठीक है, उनके माध्यम से बेचते थे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या हुआ? तत्कालीन अभिनव भारत के नेतृत्वकर्ता, मतलब जो था उसका नाम क्या बन गया? अभिनव भारत। और अभिनव भारत के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी लेख और कविता के लिए एक था जो जज था मिस्टर जैक्सन, ये आप सब थोड़ा यहाँ ब्लर हो गया है, जज का नाम याद कर लीजिएगा, मिस्टर जैक्सन दास केस चलाया गया था, ठीक है। इस पर केस चलाया गया था क्रांतिकारी पर। फिर गणेश शंकर सावरकर सहित अन्य साथियों को काला पानी की सजा हो गई थी, ठीक है। देखिए स्टोरी नुमा जब आप पढ़ेंगे ना तो आप सबको एकदम समझ में आएगा। अब गणेश शंकर दामोदर, जिसको बोलते हैं जी.डी. सावरकर, ठीक है,
फिर अभिनव भारत के सदस्य कौन थे? लक्ष्मी अनंत कुहरे मिस्टर जैक्सन की हत्या कर, क्योंकि यही तो जज था जो सजा सुनाया था ना। तो फिर अभिनव भारत के सदस्य बचे थे, कौन बचे थे? अनंत कुहरे, लक्ष्मी अनंत कुहरे। फिर जज की हत्या कर दिया था। ठीक है, अब जब जज की हत्या हो गया तो और जायज़ सी बात है, और अंग्रेज एकदम पूरा आग बाबूला हो जाएंगे। ठीक है, इस घटना में फिर 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 3 लोग को फिर क्या हो गया? फांसी हो गया। कौन, किसकी फांसी हो? लक्ष्मी अनंत कुहरे, और जिन्होंने जैक्सन की, जज जैक्सन की हत्या किया था। गोपाल जी कृष्ण कारवे, गोपाल कृष्ण गोखले मत याद कर, गोपाल जी कृष्ण कारवे को फांसी हुआ, और विनायक नारायण दस पांडे को भी फांसी हो गया। ठीक है, ये सब नाम आप सब याद कर लीजिए, नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं तो दे देगा ना, आप सोचेंगे ये तो इस संस्था से जुड़े ही नहीं थे, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? 1910 में बीडी सावरकर लंदन से फिर गिरफ्तार कर लिया। बीडी सावरकर को लंदन से क्या कर लिया? गिरफ्तार, और इनको अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल में आजीवन कारावास हो गया। ये पूछा जाता है कब कब हुआ था? 1910 में। फिर देखिए आता 1921 में कई क्षमा याचना के बाद, है ना, लगभग कितना साल हो गया? 11 साल बाद, कई क्षमा याचना के बाद बीडी सावरकर फिर रिहा हो गए थे। ठीक है, और 3 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में फिर नज़रबंद, मतलब रिहा करने के बाद भी इनको रत्नागिरी जेल में नज़रबंद रहे, और यहीं से हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखा है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि आपसे कि बीडी सावरकर ने कहाँ से हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखा, तो आप बताएंगे रत्नागिरी जेल से। ठीक है, और कब लिखे थे? किसके दौरान? जब उनको नज़रबंद किया गया था तब। ठीक है, क्यों नज़रबंद किए थे? अंग्रेज सोचते थे कि अगर इनको फिर ऐसे बेतुरंत छोड़ दिया जाएगा, फिर कोई ना कोई संगठन बना लेंगे और हमारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उनको 3 साल तक क्या किया? अंग्रेजों ने नज़रबंद रखा था। अब इसके बाद देखते बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुशीलन समिति, ये सबसे आप सब तो परिचित होंगे, ये नाम तो सुने होंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुशीलन समिति कब बना था? 1907 में इसका पुनर्गठन हुआ था। क्या था अनुशीलन समिति? एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, और जो इसका मेन इम्पोर्टेंट टैगलाइन, इसका टैगलाइन क्या था? खून के बदले खून। आपसे पूछता है एग्जामिनर कि खून के बदले खून किसकी टैगलाइन है, तो आप बताएंगे अनुशीलन समिति की। ठीक है, ये भी देखिए टीआरई में पूछा गया है। आगे क्या है? बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था ये अनुशीलन समिति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या था कि शारीरिक शिक्षण, ठीक है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान इसमें दिया जाता था। बम बनाया, कैसे बम बनाया जाएगा सिखाया जाता था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से बम बनाने के लिए कहाँ से भेजा जाता? विदेश भेजा जाता था कि आप बम की शिक्षा वहाँ से ग्रहण करके आइए। और पत्रिका के माध्यम से देशभक्ति जगाना इसका काम था। किसका? अनुशीलन समिति का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, देखिए स्टेटमेंट बनाया जाएगा। फिर 1902 में देखिए क्या होता, व्यायामशाला खुला, है ना, मिदनापुर कोलकाता में। व्यायामशाला कहाँ है? मिदनापुर। अब कहाँ? कोलकाता में, 1902 में। इसके संस्थापक कौन थे? पुतिनदास, प्रथमनाथ मिश्रा, सतीश चंद्र बसु और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, पूछा जाता है। अब देखिए 1907 की घटना क्या हुआ 1907 में कि वरिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त इसमें शामिल हुए 1907 में, और व्यायामशाला को अनुशीलन समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बात समझ में आया? तो जो अनुशीलन समिति था ना, इसका पहले क्या था, कौन सी संस्था थी? व्यायामशाला। ठीक है, तो व्यायामशाला की कब बना था? 1902 में बना था, और यही आगे चल के किसका रूप लिया? अनुशीलन समिति का। कब? 1907 में। 1907 में 2 लोग और जुड़े थे, कौन? वरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, जब आप ऐसे कनेक्टिव वाइज से पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। अगली कौन सी समिति? उगामता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और ये किसकी सलाह पर बनाया गया था? अरविंद घोष के सलाह पर बनाया गया था। ठीक है, और देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त देखिए और वरिंदर इसके सदस्य थे। ठीक है, और इसी के माध्यम से एक पत्रिका निकलते थे
कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका, जिसका नाम था युगांतर। ये तो याद हो जाएगा आसानी से। युगांतर समिति के माध्यम से युगांतर पत्रिका निकलती थी, ठीक है, जो कि साप्ताहिक। और इसमें जो इसका उल्लेख था, क्रांतिकारियों का लेख इसमें होता था, ठीक है। और क्रांतिकारी लेखों का जो संग्रह होता था ना, मुक्ति कौन पाथे, है ना, पुस्तक के रूप में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है। और युगांतर समिति द्वारा पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किस समिति के द्वारा? युगांतर समिति के द्वारा पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट था ब्लूमफील्ड को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह बच निकला था। तो किसके द्वारा कोशिश किया गया था? युगांतर समिति के द्वारा। किसको मारने की? ब्लूमफील्ड, है ना, लेफ्टिनेंट था। आगे क्या होता था? आगे कौन सी घटना है? अलीपुर संयंत्र घटना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मालिक टोला संयंत्र। कब हुआ था? 1908 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलीपुर संयंत्र घटना कब हुआ था? 1908 में। एक क्या होता था कि हथियार कारखाना की स्थापना कहाँ हुआ था? मालिक टोला में, ठीक है। किसके द्वारा? नरेंद्र घोष के द्वारा। यहाँ बम बनाना सिखाया जा रहा था, क्योंकि क्रांतिकारी लोग थे, तो क्रांतिकारियों को जागरूक करना, बम गोला चलाएंगे ना, तो जब सीखे रहेंगे तभी तो चलाएंगे। ये भी काम करता था, ठीक है। अब देखिए, हेमचंद्र कानूनगो को रूसी आप्रवासी द्वारा हथियार बनाना सीखने के लिए पेरिस भेजा गया, ठीक है। यहाँ से क्रांतिकारियों को काम भेजा जाता था पेरिस, बम गोला बनाना, ठीक है। और लापरवाही के कारण कारखाना पकड़ा गया, ठीक है। जो कारखाना था, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कमी रहा होगा, और कमी के चलते कारखाना अंग्रेजों के हाथ पकड़ा गया। अरविंद घोष और वरिंदर घोष हेमचंद्र कानूनगो फिर गिरफ्तार, क्योंकि यही सब मेन हेड थे, है ना। जब कारखाना पकड़ा गया तो अरविंद घोष और वरिंदर घोष और हेमचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? नरेंद्र गोसाई को पुलिस ने गवाह बनाया। ये पूछा जाता है किसको गवाह बनाया था? नरेंद्र गोसाई को बनाया था, लेकिन गवाह देने से पहले ही इन्हें कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने मार दिया था, क्योंकि इनको अंग्रेजों ने गवाह बनाया था कि इसके खिलाफ आप बोलेंगे कि हाँ, यहाँ बम गोला बारूद ट्रेनिंग दिया जाता था ना नरेंद्र गोसाई को। लेकिन जब इन्होंने अदालत जाने से पहले ही, आप कह सकते गवाह देने से पहले ही इनको मार गिराते। कौन? कन्हई लाल ने और सत्येंद्र चाकी ने इनको मार दिया था गवाह देने से पहले ही, ठीक। अब जाहिर सी बात है, अगर कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी ने मारा तो इनको भी अंग्रेजों बख्शेंगे थोड़ी नहीं, ठीक है। कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी को फांसी मिल गया, ठीक है, किसके आरोप में? नरेंद्र गोसाई को मार दिए थे, है ना। फिर हेमचंद कानूनगो और वरिंदर घोष को काले पानी की सजा हुई थी। पूछा जाता है हेमचंद्र कानूनगो और वीरेंद्र घोष को किसके सजा पाए थे? काले पानी की। और अरविंद घोष का केस कौन लड़े थे? चित्तरंजन दास लड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और अरविंद घोष बरी होकर पांडिचेरी चले गए थे, जहाँ और विले आश्रम बनाकर वहाँ फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला घटना मुजफ्फरपुर संयंत्र का, ठीक है। कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। अब देखिए, कोलकाता के मजिस्ट्रेट था किंग फोर्स को प्रमोशन करके मुजफ्फरपुर में 17 इनको जज के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर किंग फोर्स क्रांतिकारी को सजा देने के लिए बदनाम किया गया था। आगे क्या दोस्तों, देखिए, किंग जो फोर्स था ना, क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए बदनाम था, ठीक है। ये क्या करता था? जो किंग फोर्स था, जो जज था, क्रांतिकारियों से ज़्यादा इसका जैसे विरोध था, आप कह सकते हैं ज़्यादा चिढ़न था किसके? क्रांतिकारियों से, ठीक है। तो इन क्रांतिकारी जो लोग थे ना, इनको ज़्यादातर अक्सर इसके आँख में बैठ गए थे क्रांतिकारी लोग, उनको सज़ा उल्टा सीधा देता था। और किंग फोर्स को मारने के लिए युगांतर समिति द्वारा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को भेजा गया। तो आगे आपको बताएंगे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी को तो फांसी हो गई थी, है ना। और जो प्रफुल्ल चाकी थे, अपने आप को गोली मार लिए थे, मतलब हत्या कर लिए थे,
ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किस समिति से जुड़े थे? युगांतर समिति से, ठीक है। आगे क्या है कि 30 अप्रैल 1908 की बात है, बग्घी पर सवार होकर किंग फोर्ट्स पर बम फेंका गया, ठीक है। तो जब 30 अप्रैल 1908 को बग्घी पर बैठ कर सवार होकर किंग फोर्ट्स जब आ रहा था तो उस पर बम फेंक दिए थे। कौन? यही दोनों लोग, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन क्या हुआ, गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पर जा गिरा, है ना, कैनेडी की, जिसमें मिस कैनेडी और मिसेस कैनेडी मारी गई। मतलब उसकी पुत्र, उसकी वाइफ जो थी, इसी के पुत्री और थी और उसी की वाइफ थी, वो मर गई, ये बच गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और मुजफ्फरपुर जेल में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11 मई 1908 को फांसी हो गया, ठीक है। दो लोग थे, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस जी को तो 1908 में फांसी हो गया, लेकिन बच गए कौन? प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी को एक भारतीय दरोगा था, देखिए कुछ तो अपने देश में गद्दार थे, उस समय दरोगा थे नंदलाल द्वारा पहचान कर लिया गया। किसको? प्रफुल्ल चाकी को, जिससे प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार लिया था, है ना। तो ये दरोगा था जो कि अपने देश का था, नंदलाल, ठीक है। आगे क्या होता है, दिल्ली संयंत्र केस, इसके बाद देखते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। तो जिसमें कौन कौन सी घटना हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द, है ना, किया गया दिल्ली दरबार में 1911 में। और राजधानी कोलकाता से कहाँ घोषित किया गया? दिल्ली, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 1912 में दिल्ली में एक समारोह की घोषणा किया गया, ठीक है। और समारोह में लॉर्ड हार्डिंग की राज्य यात्रा निकाली गई। पूछा जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग की राज्य यात्रा कब निकाला गया? दिसंबर 1912 में, है ना। कब? जब दिल्ली दरबार का जो समारोह था वो बनाया गया था। फिर अब क्या हुआ, जो क्रांतिकारी ने एक योजना बनाया। क्रांतिकारियों की योजना क्या थी? लॉर्ड हार्डिंग को मारने की, ठीक है। और जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल, इन्हों सब ने योजना बनाया था। किसको मारने के लिए? लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए, ठीक है। आगे क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया। कब बम फेंके थे? 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है। फिर क्या हुआ, अमीन चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद बसंत, कुमार विश्वास जो कि रास बिहारी के नौकर थे, ठीक है, चांदनी चौक के पास राज्य यात्रा के दौरान इन पर क्या हो गया? बम फेंका गया था, ठीक है। तो ये सब इसमें शामिल थे। फिर इस घटना के 13 लोग को गिरफ्तार कर लिया। जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, कब? जब चांदनी चौक के पास उसकी राज्य यात्रा निकाली थी। चांदनी चौक कहाँ पर है? दिल्ली में है ना। तो जब बम फेंक दिया गया तो 13 लोग को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार, और उन पर चलाया गया मुकदमा, ठीक है। अब ये कौन कौन से लोग थे, ठीक है, देखिए, मास्टर अमीन चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास और राज बिहारी, ये सब तो उसी से संबंधित थे ना। अब इनमें अलग अलग से इनकी मतलब हुआ था। देखिए किसकी सज़ा किसके अनुसार मिला था। जो मास्टर अमीन चंद थे, अवध बिहारी और बाल मुकुंद, ये तीनों को 8 मई 1915 में दिल्ली में फांसी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि बम फेंके थे, है ना। फिर बसंत कुमार विश्वास और रास बिहारी बोस, फिर बसंत कुमार विश्वास को अंबाला में फांसी हो गया था, ठीक है, जबकि रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सब किस संयंत्र से जुड़े थे? हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था और दिल्ली संयंत्र केस से जुड़े थे। ये सब किसके केस से है? दिल्ली संयंत्र केस से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन एक समस्या था यहाँ पर, ठीक है। क्या समस्या थी? कि पंजाब सरकार द्वारा चिनाब और बारी दोआब जो नहरें थी, बस्तियाँ थी, उन पर ग्रामीणों को कर बढ़ाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया था। मतलब पंजाब सरकार ने, उस समय ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है, कि जो चिनाब नदी और जो बारी जो दोआब थे
और जो नहरों के माध्यम से जो सिंचाई करते थे ना किसान, उनके ऊपर मतलब ज़्यादा कर टैक्स लगा दिया था। एक विधेयक लाया गया था जिसका विरोध किया गया। फिर समस्या के विरोध कर रहे क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया। फिर मतलब जो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, इस बिल का, इस विधेयक का विरोध कर रहे थे, उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। फिर एक पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, ये भी उसी से संबंधित थे। जो लिखे थे लाला लाजपत राय, इनको देश निर्वासित किया गया, ध्यान देना, क्योंकि ये भी तो इसी में शामिल थे। एक अखबार था भारत माता, जो कि कौन लिखे, एक संगठन था मजमून ए मोहिसानी ए वतन, ठीक है, संगठन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो भारत माता अखबार था अजीत सिंह, इनको भी क्या किया, देश निर्वासित, निर्वासित मतलब देश से निकाल दिया गया, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक पुस्तक था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, है ना, तो लाला हरदयाल से संबंधित है। इनको लाला हरदयाल साहब को भी देश से निकाला गया। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका चले गए थे ना। और भाई परमानंद को, है ना, और लाल चंद्र फलक को, ये 2 लोग ऐसे थे जिनको जेल की सजा हुई थी। ठीक है, बाकी 1 2 3 लोग को देश निर्वासित किया गया और 2 लोग को जेल की सजा हुई थी। ये आप सब याद कर लीजिए, किसको किसको निकाला गया था देश से और किसको सजा हुई थी। फिर जब लाला हरदयाल को देश निर्वासित किया गया ना, तो देखिए ये अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर गदर आंदोलन की शुरुआत किया। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो गदर आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, 1 नवंबर 1913 में। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर जर्मनी चले गए। ठीक है, फिर बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया, तो आप बताएंगे लाला हरदयाल ने। ठीक है, आगे देखिए कि क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण आप सब देख लिए कब से कब तक था ना, अब पढ़ेंगे दूसरा चरण 1924 से 1946 तक। ठीक है, अब जो दूसरा चरण था ना, ये प्रारंभ होने का कारण क्या था, है ना, क्या रीजन था दूसरा चरण प्रारंभ करने का। ठीक है, मेन रीजन क्या था। सबसे पहली बात जो थी 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, ये इसका कहीं ना कहीं योगदान था। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, 1919 में। फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, है ना, 1920 में। कहीं ना कहीं ये सब प्रमुख कारण था, आपको बताते हैं। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, प्रथम चरण के क्रांतिकारियों का दमन किया गया। इसे बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। ठीक है, इसके माध्यम से ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हत्याकांड में बनी कमेटी के बनने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिला, है ना, जिसके माध्यम से क्रांतिकारियों में आक्रोश था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन वापस, ये भी एक बड़ी वजह है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी 1 साल का स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कितने समय का स्वराज का लक्ष्य रखे थे, तो आप बताएंगे 1 साल का। लोगों ने अपना नौकरी छोड़ा, वकालत छोड़ी, सब कुछ का बहिष्कार किया। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और बड़े जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों में एक आक्रोश का कारण था। ठीक है, इन सभी कारणों से युवा पुनः क्रांतिकारी मार्ग पर चल दिए। ठीक है, क्योंकि देख रहे थे देश आज़ाद नहीं हो रहा था, है ना, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था। ठीक है, न्याय नहीं मिल रहा था सही से, तो जो युवा वर्ग थे वो फिर क्रांतिकारी मार्ग पर अपना लिए। ठीक है, इन सभी क्रांतिकारियों में तालमेल बैठाए रखने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी, जिसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना, एक सही रणनीति होनी चाहिए, प्लानिंग सही होनी चाहिए। फिर वही बात है, जब देखा गया कि जो युवा थे, जो क्रांतिकारी लोग थे ना, इनको सही तालमेल बैठाने के लिए एक संगठन बनाया गया। ठीक है, कब, अक्टूबर 1924 में। कहाँ बनाया गया, कानपुर में। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें सदस्य कौन कौन थे, है ना, संगठन के। सचिंद्र सन्याल थे, जगदीश चंद्र चटर्जी थे,
राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद और शिव वर्मा, है ना, ये सब इसके संगठन के सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, ये सब इसमें भाग लिए थे जो संगठन बना था। ठीक है, और संगठन बना कब था? अक्टूबर 1924 में। कहाँ? कानपुर में, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1924 में HRA का गठन हुआ। यही संगठन है ना। एक जो तालमेल बैठाया गया था, उस तालमेल के निष्कर्ष इस पर निष्कर्ष पहुंचा कि एक HRA का गठन किया गया 1924 में, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, है ना। HRA में सदस्य कौन थे? यही सब सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए HRA का उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य क्या था कि क्रांतिकारी आंदोलन करके स्वतंत्रता प्राप्त करना, धन हथियार प्राप्त करना, इसका लक्ष्य था। और ऐसा नहीं धन हथियार लूटते थे अपने लिए, नहीं, अपने लिए नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए लूटते थे, चोरी नहीं करते थे। सरकारी धन की डकैती करना, है ना। अच्छा, सरकारी धन की डकैती करना पूछा जाता कि किसका विचार था? राम प्रसाद बिस्मिल का, जो आगे चल के ट्रेन को लूट लिए थे। ठीक है, एक संघीय गणतंत्र की स्थापना किया गया और देश के अन्य जगह पर HRA की स्थापना करना। और इसका जो मेन लक्ष्य था ना, जैसे HRA की स्थापना हो गया था, तो इन सब का मत था कि देश के अन्य भागों में भी HRA जैसी संस्था का गठन किया जाए। ठीक है, और इसमें कौन से प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, भगवती चरण बोहरा, है ना, शिव वर्मा, ये सब इसमें सदस्य थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना घटना। अब देखिए, ये जो उद्देश्य था, इन्होंने क्या क्या टारगेट रखा था? ये तो इन्होंने टारगेट रखा कि धन को लूटा जाए, है ना, हथियार को लूटा जाए। कैसे? क्योंकि इनके पास तो था नहीं फैक्ट्री की हथियार बना जाए, बम गोला बना जाए, तो इन सब का प्लान था कि सरकारी खजाना लूटा जाए, जिसके पास पैसा आएगा, हथियार लूटा जाए, है ना, तब उसके बाद लड़ाई किया जाए, अंग्रेजों का सामना किया जाए। अब उसी क्रम में उसी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अब जो घटना हुआ, कौन? काकोरी कांड सबसे पहले हुआ। ठीक है, क्योंकि उनका राम प्रसाद बिस्मिल जी का लक्ष्य था, मतलब धन को लूटना। तब काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, संक्षेप में डिटेल में देखते हैं। काकोरी कांड कब हुआ? सबसे पहले छोटे मोटे एग्जाम में यही पूछता है, 9 अगस्त 1925 को। किसकी देन है, किसकी उपज थी? राम प्रसाद बिस्मिल का, है ना। इसका घटनाक्रम क्या है? लखनऊ में सहारनपुर लाइन पर चलती हुई ट्रेन में काकोरी नामक स्थान पर डकैती और रेलवे तिजोरी लूटा गया था इसमें। ठीक है, और ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। और इसमें कुल क्रांतिकारी कितने लोग शामिल हुए थे? 10 क्रांतिकारी। ठीक है, तो 10 क्रांतिकारी कौन कौन थे यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सन्याल बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, केशव बनारसी लाल और मुकुंद लाल। ये सब देखिए, इतना तो नाम आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन आजकल एग्जाम इन सब से पूछ रहा है, ये सब नाम पूछ रहा है, तो आप सबको सब पर फोकस करना है। मनमथ नाथ गुप्ता ऐसे दे देगा तो आपको पता नहीं कि तो रहे होंगे नहीं ना, नाम ही नहीं सुने हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए, जो मनमथ नाथ गुप्ता ना, इन्हीं की थोड़ा कमी पाई गई। आगे कमी क्या पाया गया देखिए कि मनमथ नाथ गुप्ता द्वारा गलती से एक यात्री का मतलब मौत हो गया। उसका नाम था अहमद अली। तो किसके गलती से हो गया था? मनमथ नाथ गुप्ता के द्वारा। जब अहमद अली की मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है इन पर अब केस चलेगा। ठीक है, सरकार द्वारा कार्रवाई किया गया। ठीक है, कौन सी कार्रवाई किया गया इसमें कि 40 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया गया और 29 पर लखनऊ न्यायालय में मुकदमा चला गया। गिरफ्तार कितने लोग को किया गया था? 40, है ना। जो भी अभी आपको बताते थे तो 10 ही लोग थे ना,
तो 40 लोग कहाँ से आ गए। तो जो भी इनके संपर्क से आस पड़ोस के यार दोस्त रहेंगे ना, सबको तो जाहिर सी बात है पुलिस को तो पकड़ना होगा, अंग्रेज को, है ना। तो 29 लोग पर मुकदमा लखनऊ में चलाया गया, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, 4 क्रांतिकारियों को फांसी और शेष क्रांतिकारियों को जेल हो गया। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से 4 क्रांतिकारी थे जिनको फांसी हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुआ था, है ना, गोरखपुर में। राजेंद्र लाड़ी को फांसी हुआ था, रोशन सिंह को फांसी हुआ था, अशफाक उल्ला खान को फांसी हुआ था। इन चारों को क्या मिला, फांसी की सज़ा। फिर चंद्रशेखर आज़ाद भी तो शामिल थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए थे, मतलब फरार हो गए थे, भाग गए थे, ठीक है। और जब भाग गए थे अंग्रेज़ों के चंगुल से, तो 1928 में दिल्ली में HSRA की स्थापना किया, पूछा जाता है। तो HSRA की स्थापना कहाँ हो गया था, दिल्ली में। फिर धीरे धीरे HRA समाप्त हो गया, क्योंकि इसके जितने भी क्रांतिकारी लोग थे सबको जेल में डाल दिया गया, केवल कुछ ही लोग बच पाए थे, ठीक है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली में जाकर 1928 में ये सन याद कर लीजिएगा, HRA की स्थापना किया था, ठीक है, जो कि TRA में पूछा गया है। आगे देखते हैं HRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसका पूरा नाम। स्थापना कब हुआ था, 10 सितंबर 1928 को। कहाँ हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में, ठीक है। यह लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। एक ऐसा संगठन था लोकतांत्रिक, है ना, था तो क्रांतिकारियों का, लेकिन इसमें फिर क्या होने लगा, जैसे जब कोई निर्णय लिया जाता था ना, बहुमत के आधार पर लिया जाने लगा, ठीक है। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद थे, है ना, जिन्होंने इसका मतलब इसको बनाया। भगत सिंह भी थे, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा और जय गोपाल, ये सब इसके सदस्य थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, HSRA का उद्देश्य कि क्रांतिकारी आंदोलन कर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। मतलब अभी भी इनके अंदर भावना है कि हम सब क्या करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। आप सब क्रांतिकारी शब्द से समझ जाइए कि क्रांतिकारी है क्या चीज़, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, फिर HSRA के जो सदस्य थे, है ना, HSRA की घटनाक्रम, इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। उनमें कौन कौन से थे, सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम फेंका गया और लाहौर षड्यंत्र केस। ये तीनों घटना किससे संबंधित है, कौन किया, कौन अंजाम दिया, HSRA संगठन ने अंजाम दिया। सैंडर्स की हत्या कब किया, 1928 में, HSRA सदस्यों के द्वारा। असेंबली में बम कौन फेंका था, HSRA सदस्य, 1929 में। और 1929 में ही लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, ठीक है। तो ये तीनों जो घटना है ना, HSRA से संबंधित है। अब इन तीनों को क्रम से देखते हैं, ठीक है, डिटेल में। देखिए सैंडर्स की हत्या, ठीक है, कब हुआ था, डेट चाहे याद कीजिए चाहे नहीं, लेकिन दिसंबर 1928 में, 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है 1919 में। इसकी जांच के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। और भारत कब आया था, 1928 में, ठीक है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 की, इसकी जांच करने के लिए कौन सा समिति बना, साइमन कमीशन। गठन कब हुआ, 1927 में। आया कब था, 1928 में। ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, आप सब खुद जान रहे होंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं। फिर क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हो गया, ठीक है, क्योंकि 1928 में आया ही था भारत। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, लाला लाजपत राय, है ना, जिनको पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहा जाता है। किसको, लाला लाजपत राय को, ठीक है, ये कुछ नहीं है। फिर इसमें कौन थे, एक SSP था JS स्कॉट, और यहाँ का ASP था JP सैंडर्स, है ना, जो कि सैंडर्स की हत्या हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ, ठीक है। और जब लाठीचार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, ठीक है। और जो लाठीचार्ज कराने वाला था ना, वही था JP सैंडर्स, भी था इसी में शामिल था, ठीक है। अच्छा, JP सैंडर्स कौन था,
एएसपी था वहाँ का, ठीक है। फिर क्या हुआ, मोरी गेट पर घायल जब थे लाला लाजपत राय जी, तब क्या बोले थे, याद कर लेना, किस गेट पर बोले थे, मोरी गेट पर। मेरे सर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लगी कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट किसका है, लाला लाजपत राय की। फिर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला कौन लिए थे, HRA के सदस्य लिए थे, ठीक है। कि आपका एक खून जो नारा दिए थे ना, जो स्टेटमेंट दिए थे, उसका मतलब पूरा कौन किए थे, HRA के सदस्य। अब क्या होता है, एक योजना बनाया जाता है, ठीक है। JS स्कॉट की हत्या, है ना, क्योंकि ये भी उसी में शामिल था, है ना। योजना का प्रबंध कौन किए थे, सुखदेव जी किए थे, ठीक है। अंजाम देने के लिए 4 क्रांतिकारियों को चुना गया, मतलब JS की हत्या करने के लिए, ठीक है। और लेकिन इसके मेन हेड लीडर कौन थे, सुखदेव जी थे। और 4 क्रांतिकारियों को कौन चुना गया, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जय गोपाल, है ना। और इस घटना में सबसे पहले गोली चलाने वाले कौन थे, राजगुरु थे, जो कि पहली गोली चलाई थी, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या होता है, स्कॉट को पहचानने में गलती हो गई, ठीक है। फिर सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया गया, मतलब इस मारने चलते स्कॉट को, लेकिन मिस्टेक हो गया और किसको समझ लिया गया था, सैंडर्स को, ठीक है। आगे क्या होता है कि पुलिस द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा करते दौरान 2 हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, है ना। मतलब जब पुलिस ने इन क्रांतिकारियों की जब पीछा कर रहे थे ना, तो 2 हेड कांस्टेबल थे, कौन कौन थे, एक का नाम था चनन सिंह, एक का नाम था मिस्टर कार्ल, है ना। इनकी मौत हो गई। चमन सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गोली से उड़ा दिया और भगत सिंह ने मिस्टर कार्ल को, है ना, क्योंकि यही 2 कांस्टेबल थे जो कि पीछा कर रहे थे इनको, तो इनको रास्ते में नस्ते नाबूद कर दिए थे, ठीक है। आगे क्या है, दूसरी घटना क्या था, 3 घटना था ना। तो दूसरी घटना असेंबली बम कब फेंके थे, 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, जो केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में 2 बिल पास किया गया, पास होना था। और बिल कौन कौन था, पब्लिक सेफ्टी बिल था एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ठीक है। यह बिल भारतीयों के पक्ष में नहीं था, जो 2 बिल अंग्रेज लाए थे, ये दोनों बिल भारतीयों के पक्ष में नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उस समय थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि प्रथम भारतीय थे। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो बताएंगे विट्ठल भाई पटेल। उपस्थिति भारतीय जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली और जीना मैड एवं मोहम्मद साइमन आदि ये सब शामिल थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, और जिन्ना भी थे, मोहम्मद साइमन भी थे, ये सब इसमें शामिल थे, ठीक है। फिर क्रांतिकारियों की योजना क्या बनाया था, ठीक है। योजना बनाया क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी मतलब किसका, HSRA द्वारा। असेंबली में बम फेंकना एक योजना था, और पर्ची बांटना, ठीक है, और खुद को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि इन सब का जो मेन मकसद अब था ना, कि किसी को मारना नहीं, किसी को क्षति पहुंचाना नहीं, ठीक है। इनका केवल एक ही मकसद था कि अपनी आवाज़ को मतलब सबके सामने लाना। और यहाँ पर नारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। और 2 क्रांतिकारियों को इसके लिए चुना गया। ये जो योजना बना था, इस योजना के लिए बम फेंकना, पर्ची बांटना, है ना, इसके लिए कितने क्रांतिकारियों को चुना, या सारे ने 2, एक तो भगत सिंह, एक तो बटुकेश्वर दत्त, जो कि TRA में पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे देखिए क्या बम फेंकने का मेन मकसद क्या था, अभी आपको बता दिए कि बाहरी सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना, किसी को जनमान माल की हानि नहीं पहुंचाना, आत्मसमर्पण कर अपनी बात को कोर्ट में बताना, इनका मेन लक्ष्य था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए नारा था इंकलाब जिंदाबाद, 1921 में पहली बार हसरत मोहानी ने दिया था, ध्यान देना।
तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले कौन दिया? 1921 में, ठीक है। लेकिन जब असेंबली बम हुआ था ना, तब भी ये नारा दिया गया। असेंबली में बमबारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा ये नारा दिया गया था, ठीक, इंकलाब जिंदाबाद। असेंबली बम को लेकर दिल्ली कोर्ट में केस चला, जाहिर सी बात है, बम फेंके थे तो केस चलेगा ही, है ना। फिर इसमें कौन कौन थे? एक थे भगत सिंह, एक थे बटुकेश्वर दत्त, यही दोनों लोग थे बम फेंकने वाले। और इनके वाइस क्या थे? सरकारी वकील। इनके बचाव पक्ष में कौन थे? आसिफ अली, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी को बचाने वाले, मतलब इनको किस लड़ने वाले वकील कौन थे? आसिफ अली। और सरकारी वकील कौन थे? राय बहादुर सूरज नारायण, ठीक है। और सेशन जज पूछा जाता है, कौन सा जज था? तो लियोनार्ड मिडलटन था। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा जज था, ठीक है। और फैसला क्या दिया ए जज? कि आजीवन कारावास, काला पानी की सज़ा। काला पानी का पोर्ट ब्लेयर में। भगत सिंह को लाहौर जेल में भेज दिया गया, ठीक है, क्योंकि आजीवन कारावास मिल गया। और पुरानी फाइल खोलकर सरकार द्वारा अन्य केस जोड़कर भगत सिंह को फंसाना चाहा। मतलब भगत सिंह को एक बार पकड़ लिए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने जितनी भी घटना किया सबको फिर लिंक करके इनको और फंसाना चाहा कि अब एक बार फंस गए, फिर अब चंगुल से ना निकल पाए, ठीक है, फंसाना चाहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास को भी लाहौर भेजा गया। कौन कौन के? राजगुरु के भी, सुखदेव, जतिन दास, ये सब ये सारे के सदस्य थे ना, इनको भी लाहौर भेज दिया गया जेल में। फिर जब सबको लाहौर में भेज दिया, फिर लाहौर में भी एक संयंत्र केस हो गया, ठीक है, 1929 में, ठीक है। फिर क्या हुआ? लाहौर संयंत्र केस किससे जुड़ा है? कि जितने भी लोग थे उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, ठीक है। लाहौर जेल में क्रांति होने का कारण क्या था? ठीक है, कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, शिव वर्मा। इन सब की एक मांग थी। मांग क्या थी? कि राजनैतिक कैदी मानते हुए यूरोपीय स्तर की सुविधा दी जाए। मतलब इन सब ने किया, इन सब का जो मेन मकसद था, ये सब अपने आप को बताना चाहते थे कि हम सब तो किसी को जान मान के हानि नहीं पहुँचाए थे और किसी को मारना भी नहीं चाहते थे ना। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी की हत्या करें, ठीक है। इसलिए हम सबको राजनीतिक कैदी माना जाए और जैसे यूरोपीय स्तर पर जैसे सुविधा दी जाती है राजनीतिक कैदियों की, वैसे हम सबको भी सुविधा दिया जाए, ठीक है। सभी कैदियों को अलग वार्ड, स्वच्छ कपड़ा और पानी मिले, पुस्तक मिले, पत्र पत्रिका उपलब्ध हो, ठीक है। और सम्मानजनक कार्य जबरदस्ती ना कराया जाए। ये सब डिमांड किसकी थी? इन सब की थी, ठीक है। क्योंकि ये सब किसी की तो हत्या किए नहीं थे, जो इनकी तरह सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है कैदियों की तरह एकदम पेश करे ना। फिर क्या हुआ? 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल कर लिए थे, जिसके कारण इनके क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी। तो जतिन दास की मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। फिर इसके बाद क्या हुआ? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 81 दिन की भूख हड़ताल, है ना। कुल कितना दिन की भूख हड़ताल रखे? 81। और 81 दिन 3 चरणों में अलग अलग जेल में रखे थे। दिल्ली में कुछ दिन थे, मियाँ वाली में थे, लाहौर में थे, है ना। कुल मिलाकर कितना दिन भूख हड़ताल किए थे दोनों लोग? 81 दिन के बाद, ठीक है। फिर इन सब के ऊपर सरकार का प्रेशर आया, ब्रिटिश सरकार का ना। तो सरकार ने मांग मानी कि कुछ मांग इनका माना, है ना। जैसे इनको चारपाई दिया, अखबार, मोमबत्ती, बिजली का प्रकाश दिया गया, ठीक है। जतिन दास की मृत्यु के बाद सरकार के ऊपर दबाव बना, जो इसके बाद सुविधा दिया गया। फिर अलग अलग वार्ड, स्वच्छ भोजन, पानी की व्यवस्था दिया गया, है ना। कब? जब जतिन दास जी का मृत्यु हो गया था तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी बना, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? लाहौर संयंत्र केस में क्रांतिकारियों का दमन हेतु, है ना, क्रांतिकारियों ने दमन करने के लिए 18 क्रांतिकारी पर केस चलाया गया, ठीक है, स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित श्रीकृष्ण के द्वारा। फिर केस क्या था? सैंडर्स की हत्या, डकैती, लूट, अन्य क्रांतिकारियों की घटना जैसे बम, हथियार, कारखाना लूटना,
ये सब देखिए सब जोड़ करके सब किया गया, ठीक है, सबको एकदम मिला के एक ऊपर थोप दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर फैसला आया 3 लोगों को फांसी की सज़ा, बाकी को काले पानी की सज़ा, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे ना किसी कारण से ये सब बच ना पाए, है ना, इनको अच्छे से दमन कर दिया जाए, ठीक है। फिर 3 लोगों को काले पानी सज़ा, 3 लोगों को फांसी हुआ, बाकी लोग को काले पानी की सज़ा हो गई। अब फांसी किसको किसको हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना, इन तीनों को क्या हो गया? फांसी। अब देखिए फांसी जो था ना, फैसला निर्धारित तिथि 24 मार्च 1931 को फांसी देना इनको था, जो कि सुबह 6 बजे। लेकिन ज़्यादा विरोध होने के कारण इनका, जैसे बात है, लोग विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब विरोध लोगों ने किया, जनता ने किया, तो 12 घंटे पहले ही चुपके से 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दिया गया, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों का कहने का डर था कि अगर लोग मतलब ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे तो हो सकता है कि फांसी भी ना दे पाए, ठीक है, इसलिए पहले से फांसी दे दिए। फांसी के बाद शव को सरकार ने फिरोजपुर में छुपकर जलाने का प्रयास किया था, ठीक है। और भगत सिंह फांसी से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भगत सिंह फांसी से पहले किसकी जीवनी पढ़े थे? लेनिन की, ठीक है। अब देखिए एक विवाद जो कि बनता है ना, सब लोग यही बोलते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो फांसी नहीं होता, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विचारधारा थे, ठीक है। तो क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह सहित अन्य क्रांतिकारियों को बचा सकते थे, ठीक है। यही विवाद का कारण, बहुत लोग यही चाहते थे, ठीक है। अब देखिए गांधी जी को द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें भाग लेने हेतु सरकार द्वारा गांधी जी के साथ समझौता हुआ था, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। समझौते में केवल राजनैतिक कैदियों को रिहा किया गया, क्योंकि गांधी जी देखिए काम कर रहे थे, है ना, गांधी इरविन समझौता, और समझौता में वो केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव, इन पर मतलब और सभी मतलब केस दर्ज किए थे, है ना, इनको राजनीतिक कैदी नहीं माना था, ठीक है। आगे क्या हुआ इसके बाद? 1931 में कराची अधिवेशन, ठीक है। तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाते? वल्लभ भाई पटेल जी बनाए थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी थे। और गांधी जी का इस अधिवेशन में क्या हुआ? भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि लोग चाहते थे कि गांधी जी अगर चाहते तो मतलब भगत सिंह, सुखदेव को बचा सकते थे, इसलिए यहाँ पर इस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, यहाँ पर गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, ठीक है। फिर यहीं पर एक गांधी जी को गो बैक का नारा लगाया गया, मतलब गांधी जी का विरोध किया गया। ये आपसे से पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया और गो बैक का नारा लगा? तो आप बताएंगे 1931 का कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ठीक है। इसी अधिवेशन में फिर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। क्योंकि दोस्तों आप सबको बता दें कि जो गांधी जी ने, ये भी बहुत मतलब प्रयास किए थे बचाने के लिए उनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि गांधी जी उनको छोड़ दिए थे मरने के लिए, ऐसा नहीं था, प्रयास बहुत किए थे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब होती? 27 फरवरी 1931 को। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। अच्छा, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन्होंने नारा दिया था क्या? अब भी जिसका खून न खौला वह खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1924 में HRA में रहते हुए घटना को जन्म दिया, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद HSRA की स्थापना की। इससे पहले HRA में भी थे, है ना। जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में थे तो किस घटना का अंजाम दिए थे, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखिए बताते हैं। तो कौन कौन सी घटना था? जैसे ककोरी कांड में शामिल हुए थे, कब? 9 अगस्त 1925 में, ठीक है।
तो 9 अगस्त 1925 पूछा जाता आपके पेपर में कि ककोरी कांड कब शामिल हुआ। देखिए, इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाड़ी, है ना, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, है ना। फिर इसमें कुछ लोग को फांसी हुआ, कुछ लोग क्या होगा फरार। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद इसमें क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। फरार मतलब भाग निकले थे अंग्रेजों के चंगुल से। जबकि राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान को इन सबको क्या हो गया था, फांसी हो गया था। ठीक है। फिर 1928 में एच में रहते हुए घटना को अंजाम दिया। कौन सी घटना था, सांडस की हत्या में शामिल हुए थे, असम्बली बम कांड में भी शामिल हुए थे ना। देखिए, दो बहुत बड़े बड़े घटनाएं थे। फिर क्या हुआ, 23 दिसंबर 1929 को आज़ाद द्वारा वायसराय था इरविन की हत्या का योजना बनाए। ठीक है। और दिल्ली मथुरा लाइन पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नीचे बम लगाया था, लेकिन इरविन बच निकला। ये भी एक प्रयास इन्होंने किया था। सरकार द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 30,000 रुपये जुर्माने मतलब 30,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा किया था। मतलब जो भी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताएगा उसको कितना हज़ार मिलेगा, 30,000। फिर 27 फरवरी, ये दिसंबर मिस्टेक है, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, कहाँ पर है, इलाहाबाद प्रयागराज है। ठीक है। आज़ाद, यशपाल और सुखदेव और राज, ये सब जो क्रांतिकारी लोग थे ना, इनमें क्या हो गया था, मीटिंग चल रही थी। ठीक है। और मीटिंग जब चल रही थी तो जाहिर सी बात है एक गद्दार था, एक साथी द्वारा, है ना, मुखबिरी कर दिया, गद्दारी कर दिया। और गद्दारी करने पर अंग्रेज सैनिक जो कि इंस्पेक्टर था, नाथ बाबा उसका नाम था, इनको घेर लिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर कौन था, नाथ बाबा। अच्छा, ये इसी के बारे में आगे बताएंगे। यही इनका पिस्टल जो लेकर का लंदन चला गया था। फिर मुठभेड़ के दौरान आज़ाद ने अपनी अंतिम गोली स्वयं को मारकर शहीद हो गए थे। आज़ाद के पास कोल्ड पिस्तौल था, जिसे नाट बाबा, जो भी ऊपर बताते, जो इंस्पेक्टर था, अपने साथ इंग्लैंड ले गया। फिर 40 साल बाद पिस्तौल भारत आया, किसकी मदद से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से पुनः भारत आया था। ठीक है। फिर यशपाल यहाँ से भाग निकले और 1931 में HSRA का कमान संभाले थे यशपाल, है ना। तो यशपाल ही बचे थे, तो 1931 में HSRA का कमान संभाले थे। फिर 1932 में यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 साल की जेल की सजा हो गई थी। ठीक है। अब बचा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे फिर HSRA फिर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। फिर आगे क्या हुआ, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, जो कि मुख्यमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत। फिर इन्होंने 1938 में यशपाल को फिर क्या किए, रिहा किए, आज़ाद करवाए। ठीक है। अब देखिए, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट, चटगांव शस्त्रागार कांड जिससे संबंधित है, कब हुआ था, 1930 में। वर्तमान समय में अगर आप लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश में है, तत्कालीन में क्या था, भारत। ठीक है, भारत का हिस्सा ही था। इसका गठन कौन किए थे, सूर्य सेन। ठीक है, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें एक साम्य आश्रम, है ना, जो कि सेना का गठन किया गया था, कहाँ, चटगांव रिपब्लिक आर्मी जिसको बोला जाता था, है ना, जिसको फिर बाद में क्या हो गया, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। बात सब एक ही है, इसी आश्रम में किया गया था सेना का गठन। ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। हथियारों का प्रशिक्षण करना, हथियार धन का प्रबंधन करना, है ना। योजना क्या था, शस्त्रागार को लूटना, तभी तो हथियार मिलेगा। रेल डाक तार व्यवस्था ठप करना, है ना, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम था अंग्रेजों को, उसको बंद कर दिया जाए। चटगांव शस्त्रागार लूट कर वहाँ स्वतंत्र सरकार बनाना, ये उनका ये भी लक्ष्य था। ठीक है। फिर इस आर्मी में 2 महिलाएं भी शामिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता था। एक का नाम है कल्पना दत्त, एक का नाम है प्रीतिलता वाडेकर, है ना। इन्होंने आगे चलकर अपने आप को गोली मार लिया था। ठीक है। आगे देखते हैं कि शस्त्रागार लूटने की योजना कब बना था, कब लूटे थे, 18 अप्रैल 1930 को। कब, रात 12:30 बजे। ठीक है।
शामिल कौन थे? गणेश घोष थे, लोकनाथ बाउल थे और उनके साथी के नेतृत्व में हथियार को लूट लिया गया और चटगांव को आज़ाद करा लिया गया। फिर यहाँ पर एक अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन को बनाया गया, जिसका क्या बोला जाता है? मास्टर दा को। फिर अंग्रेजों को रास नहीं आया, फिर अंग्रेजी सरकार ने इसका विरोध किया, ठीक है। फिर क्रांतिकारियों पर हमला कर पूरे चटगांव को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। फिर 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया, जो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, वहाँ का मुखिया, है ना। फिर तारकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए, फिर इसका कल्पना दत्त भी गिरफ्तार कर ली गई, क्योंकि ये सब इसी से संबंधित है ना। फिर प्रीति लता वांडेकर गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को मतलब अपनी आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। फिर अरविंद घोष और लोकनाथ बाउल, इन दोनों को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दे दिए थे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि चटगांव शस्त्रागार में किन दो लोगों को काला पानी की सजा मिला? तो गणेश घोष और लोकनाथ बाउल को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया टीआरए में। अब देखिए गदर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अगर एग्जैक्ट की बात करें 25 जून 1913 में। महासचिव कौन बने थे? लाला हरदयाल। और इसका अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना। ये तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसके सहयोगी सदस्य कौन थे? रामचंद्र बरकतुल्ला थे, रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे और अब्दुल रहमान थे, मैडम बीकाजी कामा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राजा यही महेंद्र प्रताप हैं जो अफगानिस्तान में शासक बने थे, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए इस पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 को हिंदुस्तान गदर पार्टी पंजाबी में, मराठी में, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में पत्र निकालता था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीय सेवा में विशेषकर सिख में विद्रोह की भावना पैदा कर और क्रांतिकारी के लिए तैयार करना। मतलब इसका भी लक्ष्य था कि मतलब क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हो, ठीक है। फिर 1 नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता आपसे। ठीक है कि हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कौन की है? 1 नवंबर 1913 को सोहन सिंह भाकना ने। फिर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से शामिल हुआ। पूछा जाता है इतिहास में अमेरिका किसके तरफ लड़ा था? ब्रिटेन की तरफ से। और इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका में बना था। तो अमेरिका ने ब्रिटेन का साथ दिया था, क्योंकि ब्रिटेन अंग्रेज ही थे। तो इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। टीआरए में सब पूछा गया है पेपर में। आगे देखिए, मैडम भीकाजी कामा से क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है। जिनको बोला जाता मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, मतलब भारत की जो क्रांतिकारी माँ मैडम भीकाजी कामा को बोला जाता था। जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1861 में महाराष्ट्र में, ठीक। इनके पति कौन थे? रुस्तम KR कामा, जो कि एक वकील पेशे से थे। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी इन्होंने, ठीक है। और 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम झंडा फहराया था। आगे क्या है? देखिए 22 अगस्त 1907 को एक घटना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन कहाँ बनाया गया था? जर्मनी में। याद कर लीजिए कब होता, ठीक है। ये तो हो गया था। आगे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम भीकाजी कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ये श्याम कृष्ण वर्मा, अच्छा इनको आप सब याद आ रहा है, जो लंदन में स्थापना किए थे? किसकी? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। सहयोगी थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांतिकारी का संचालन किया। एक पत्रिका था वंदे मातरम, कहाँ से निकलता था? जिनेवा में। बहुत इम्पोर्टेंट है। 1935 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? बम्बई में,
ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी टीआरए में क्वेश्चन पूछा गया है ना। अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन। 1915 में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन हुआ, कहाँ, काबुल में। मान्यता कौन दिया था, जर्मनी और रूस ने दिया था। संस्थापक कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप और अपने सहयोगी बरकतुल्लाह थे इनके, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन बने थे, राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री कौन बने थे, बरकतुल्लाह ना, जो कि पेपर टीआर में पूछा गया है, ठीक है। एक और घटना, लास्ट घटना है कामागाटामारू की घटना, ठीक है। एक क्या था, एक जापानी जहाज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 1914 में गुरु दत्त सिंह, जो कि पंजाब से संबंधित थे, कामागाटामारू जहाज हांगकांग के मिस्टर बुने से भाड़े पर जहाज लिया था, ठीक है। उस समय कनाडा में यह नियम था कि कोई भी भारतीय केवल भारत से डायरेक्ट कनाडा आ सकता है, दूसरे देश से नहीं, ठीक है। एक दिक्कत था, क्योंकि ये जहाज़ कहाँ का था, हांगकांग का था, ठीक है। आगे क्या हुआ फिर, 1913 में कनाडा के यस्सी ने 35 भारतीयों को कनाडा आने का आदेश दे दिया, कनाडा आने का आदेश, जो कि डायरेक्ट भारत से आने वाले नहीं थे, ठीक है। गुरुदत्त सिंह इस बात से उत्साहित होकर 376 यात्रियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर, जो कि कहाँ पर है, कनाडा में, के लिए रवाना हो गए। क्योंकि इन्होंने देखा कि जो 35 भारतीय थे जो कि डायरेक्ट भारत से नहीं आए थे, है ना, जब उनको मान्यता में, तब तो हमको भी मिलना चाहिए, हम भी जा सकते हैं ना, तो इन्होंने अपना बेड़ा शुरू कर दिया गया था। जहाज में बैठे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा लोगों को जोशीला भाषण देकर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ठीक है। और भगवान सिंह एवं रामचंद्र बरकतुल्लाह के नेतृत्व में, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ कि शोर कमेटी बना था, ठीक है, इसकी जांच करने के लिए कि यहाँ की रियल बात है। कनाडा में यात्रियों के अधिकारों के लड़ने के लिए, ठीक है, शोर कमेटी बना। नेतृत्व कौन किए, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। 23 मार्च 1914 को जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा सरकार जहाज को उतारने के लिए अनुमति नहीं दिया। देखिए, अब खिलाफ हो गया, नहीं तो पहले 25 को मान्यता दिया था, है ना। फिर ब्रिटिश सरकार ने जहाज को कोलकाता बजबज बंदरगाह पर लाने का आदेश दे दिया था। बजबज बंदरगाह पर पुलिस और यात्रियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 को जेल भेज दिया गया। एक घटना किससे संबंधित है, कारामाटू घटना। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं लगभग के आपका कंप्लीट जो भी क्रांतिकारी आंदोलन थे, आप सब कोई भी पेपर उठा लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, आप सब मिला सकते हैं, सब आप सबका इसी से आता है, ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।